हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आवर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी। दोस्तों, हम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और मैंने आपको 7 चैप्टर्स लुसेंट की बुक से कंप्लीट करवा दिया है और आज मैं आपको जूलॉजी का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर अबो 4,000 पहुँच चुके हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें हमें बहुत उत्साह मिल रहा है पढ़ कर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि प्राणी विज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं और उनके विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है प्राणी विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। दोस्तों, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, zoology is the branch of biology in which we have studied about in which we have studied about versatile organism and their activities। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम प्राणी विज्ञान के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में प्राणी विज्ञान एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि प्राणी विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जूलॉजी के पिता यानी कि द फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु वैज्ञानिक को कहा जाता है। अरस्तु महान दार्शनिक थे, उन्हें कहा जाता है और उन्हीं का नाम एरिस्टोटल भी है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में अरस्तु या एरिस्टोटल दोनों दिखाई देता है तो दोनों उसके सही जवाब है, यानी कि या तो अरस्तु रहेगा या एरिस्टोटल रहेगा। तो दोस्तों, द फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम प्राणी विज्ञान के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम जंतुओं का वर्गीकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया है कि क्लासिफिकेशन जो होता है जंतुओं का वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो दोस्तों, पादप जगत और जंतु जगत के बारे में हमने पढ़ा था। तो जंतु जगत जो होता है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उपजगतों में विभक्त किया गया है, यानी कि देयर आर मेनली 2 किंगडम्स ऑफ एनिमल किंगडम। पहला होता है दोस्तों एक कोषीय जीव और दूसरे होते हैं बहुकोषीय जीव। तो दोस्तों, एक कोषीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा जिनके कोशिका के जीवद्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक कोषीय जीव जो होते हैं इसके अंतर्गत, एक कोषीय जीव के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं इन्हें मात्र एक ही संघ यानी कि एक ही संघ में रखा गया है, जैसे कि प्रोटोजोआ, जबकि बहुकोषीय जीवों को 9 संघों में रखा गया है। बात करूंगा दोस्तों स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों, आइए दोस्तों विभिन्न वर्गों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 10 संघ हैं जिसमें कि जंतु जगत में 10 संघ है जिनमें कि संघ प्रोटोजोआ जो है दोस्तों इसमें सिर्फ एक कोषीय जीवों को रखा गया है और बाकी जो 9 संघ जो हमने क्लासिफिकेशन में जंतुओं के यानी एनिमल किंगडम में जो 9 संघ बनाए हैं उसमें बहुकोषीय जीवों को रखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संघ प्रोटोजोआ के ऊपर डिस्कस करेंगे। बिना देरी के डिस्कस करते हैं दोस्तों संघ प्रोटोजोआ के ऊपर। विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में संघ प्रोटोजोआ के ऊपर विभिन्न क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो संघ प्रोटोजोआ के विभिन्न लक्षण यानी कि द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ संघ प्रोटोजोआ के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इनका शरीर केवल एक कोषीय होता है क्योंकि दोस्तों इसमें एक कोषीय जीवों को ही रखा जाता है संघ प्रोटोजोआ में। इसके अलावा इसके जीवद्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इनके जीवद्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनमें जो प्रचलन होता है, मतलब कि जो ये गति करते हैं, ये पदाबो पक्षबो, ये इनका प्रचलन दो होता है दोस्तों, पदाबो पक्षमो या कशाभों के द्वारा होता है। और चौथा फैक्ट है दोस्तों स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ये जो जीव होते हैं दोस्तों संघ प्रोटोजोआ के, ये परजीवी एवं स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एवं जनन एक कोषीय शरीर के अंदर ही होती है। इसमें जो भी क्रियाएं होती है दोस्तों, भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, फर्टिलाइजेशन, ये सभी एक कोषीय शरीर के अंदर होती है। इसके अलावा दोस्तों श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना होता है। तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ अमीबा जो होता है इसका जो
हिस्टोलिका का जो संक्रमण होता है, अमीबा हिस्टोलिका का जो संक्रमण होता है मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने वर्षों तक बना रहता है, 30 से 40 वर्षों तक बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आप लोगों ने अपनी साइंस में 6th 7th और 8th की साइंस में पढ़ा होगा संघ प्रोटोजोआ के बारे में, अमीबा और पैरामेसियम के बारे में। तो अमीबा और पैरामेसियम जो होते हैं ये प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ के महत्वपूर्ण जीव होते हैं जो इस संघ के सदस्य होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में मैं आपको संघ पोरीफेरा के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में संघ प्रोटोजोआ के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि अमीबा जंतु जगत के किस संघ में रखा गया है, या पैरामेसियम जो है जंतु जगत के किस संघ में रखा गया है। तो इस दोनों का जवाब संघ प्रोटोजोआ होगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे संघ पोरीफेरा के ऊपर। संघ पोरीफेरा दोस्तों इस संघ के जो सभी जंतु होते हैं ये खारे जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आगे हम जितने भी संघ पढ़ने वाले हैं उन सभी में हम बहुकोषीय जीवों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, यानी संघ पोरीफेरा के जितने भी जंतु होते हैं समुद्री जल में या तालाबों में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख लक्षण हम आगे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो दोस्तों द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द संघ पोरीफेरा मेंबर्स, तो दोस्तों इनके प्रमुख लक्षणों में पहला लक्षण है ये बहुकोषीय जंतु है, क्योंकि इनमें सारे जो आगे जो जितने भी संघ पढ़ेंगे उसमें बहुकोषीय जीवों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों एकमात्र संघ प्रोटोजोआ ऐसा संघ होता है जिसमें एक कोषीय जीवों को रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम संघ पोरीफेरा की, तो इसके अंतर्गत सभी बहुकोषीय जंतु आते हैं, परंतु कोशिकाएं जो होती है दोस्तों वो नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है मतलब कि बाद में ऊतकों का निर्माण बंद हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनके शरीर पर असंख्य छिद्र ओस्टिया पाए जाते हैं। इनके शरीर पर अनेक असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संघ पोरीफेरा के जीवों पर जो असंख्य छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि संघ पोरीफेरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें जो असंख्य छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ओस्टिया कहा जाता है। ओके दोस्तों याद रखना इस फैक्ट। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे संघ पोरीफेरा पे। तो संघ पोरीफेरा में जो शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ओस्टिया कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है। गुहा का मतलब होता है दोस्तों एक यानी सुरंग पाई जाती है, यानी एक प्रकार की नली पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहा जाता है। दोस्तों जो पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं जिनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं और इन असंख्य छिद्रों को ओस्टिया कहा जाता है, और इनके शरीर में जो गुहा पाई जाती है उसे स्पंज गुहा कहा जाता है। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ पोरीफेरा के जीवों में जो गुहा पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उस गुहा को दोस्तों स्पंज गुहा कहा जाता है। और संघ पोरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें साइकन, मायोनिया और स्पंज आदि होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट ग्रुप की संघ सिलेंट्रेटा। तो दोस्तों संघ सिलेंट्रेटा जो होता है, संघ सिलेंट्रेटा जो होता है दोस्तों ये बायोलॉजी के अंतर्गत पादप जगत का एक महत्वपूर्ण संघ होता है जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न जीव होते हैं। जैसे कि मूंगा की मैं बात करूंगा दोस्तों, हाइड्रा और जेलीफिश ये संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मूंगा जिससे कि मूंगा नामक रत्न निकाला जाता है दोस्तों, जिससे अंगूठियां बनाई जाती है। इसके अलावा कई बहुमूल्य रत्नों के रूप में मूंगा को जाना जाता है। इसके अलावा जेलीफिश और हाइड्रा जो होता है दोस्तों, हाइड्रा का जो जलीय पौधा होता है ये सभी जो होते हैं संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं और ये समुद्री जल के अंतर्गत पाए जाते हैं दोस्तों। तो प्रमुख लक्षणों के ऊपर डिस्कस करेंगे संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बहुकोषीय जीवों के ऊपर। तो दोस्तों संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत विभिन्न जो जीव आते हैं वो बहुकोषीय होते हैं, पहली विशेषता हो गई। इसके अलावा दोस्तों इसके प्रमुख लक्षणों में पहला लक्षण है प्राणी जो होते हैं जलीय होते हैं और द्विस्तरीय होते हैं। तो इनका शरीर जो होता है दोस्तों 2 लेयर से मिलकर बना होता है और ये सारे जीव जो होते हैं ये जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन को पकड़ने में मदद करती है। तो दोस्तों जितने भी संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जीव पाए जाते हैं उनके मुंह के चारों तरफ जो कुछ सेंसर्स जैसी धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन को पकड़ने में मदद करती है। जैसे कि मैं बात करूंगा दोस्तों हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा। तो मूंगा जो होता है दोस्तों बहुमूल्य रत्न होता है जो संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। तो कंपटीशन एग्जाम में ये मूंगा के ऊपर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मूंगा जो होता है वो किस संघ के अंतर्गत आता है। तो ये संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत होता है। इसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट संघ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण संघ होता है जिसके अंतर्गत में दोस्तों प्लेनेरिया और फीताकृमि और लीवर फ्यूल्यूक जैसे जीव आते हैं दोस्तों। तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऊपर डिस्कस करूंगा दोस्तों। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत वे जीव आते हैं दोस्तों जिनके अंतर्गत
इनके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, इनका शरीर जो होता है दोस्तों 3 स्तर का होता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत जो जीव आते हैं, इनका शरीर जो होता है प्राय त्रिस्तरीय होता है और इनके अंतर्गत देह गुहा नहीं होती है दोस्तों। लेकिन इसके पहले जो हमने संघ पढ़े थे पोरीफेरा, उसके अंतर्गत जो देह गुहा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस होता है, इनके शरीर में देह गुहा नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत जो जीव आते हैं, इनका आधार तल से शरीर चपटा होता है और पाचन तंत्र जो होता है दोस्तों विकसित नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों उत्सर्जन जो होता है वो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है दोस्तों। और फ्लेम का मतलब आपको पता है धाग होता है, जो ज्वाला होती है वो होता है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में फ्लेम कोशिकाएं अलग टाइप की होती है, जिसके बारे में आपको कभी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कंकाल, श्वसन तंत्र और परिवहन अंग आदि नहीं होते। तो दोस्तों संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस जो होता है, इसके अंतर्गत फीताकृमि और प्लेनेरिया आते हैं। इनमें जो है श्वसन अंग, कंकाल और परिवहन अंग नहीं होते हैं। इसके अलावा ये उभयलिंगी जंतु होते हैं दोस्तों। जो फीताकृमि होते हैं ये उभयलिंगी जंतु होते हैं, मतलब एक ही जीव में दोनों लिंग पाए जाते हैं। इन्हें दोस्तों फर्टिलाइजेशन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होना होता क्योंकि ये उभयलिंगी होते हैं, मतलब कि नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही जीव में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे हम संघ एस्केलिमिन्थीस के ऊपर। एस्केलिमिन्थीस के ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में एस्केलिमिन्थीस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत भी विभिन्न गोलकृमि और थ्रेडवर्म, एस्केरिस और वुस्चेरिया व फलेरिया नामक जीव आते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे हम विभिन्न एस्केलिमिन्थीस जीवों के ऊपर। तो दोस्तों ये जो जीव होते हैं ये बच्चों में काफी रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इनके प्रमुख लक्षणों में पहला लक्षण होता है दोस्तों ये लंबे बेलनाकार और अखंडित कृमि होते हैं, मतलब कि जुड़े हुए कृमि होते हैं, यानी कि इनमें खंड जैसी रचनाएं नहीं पाई जाती है। लंबे बेलनाकार व अखंडित कृमि होते हैं। शरीर जो होता है दोस्तों इनका द्विपार्श्व व सममित और त्रिस्तरीय होता है, यानी कि 3 लेयर्स पाई जाती है। आहार नाल इनकी जो होती है दोस्तों स्पष्ट होती है, जो भोजन को इनके पेट तक ले जाती है। और इसमें मुख एवं गुदा दोनों ही होते हैं दोस्तों। मुख भी होती है और गुदा भी होती है, मतलब कि जो एक्सीक्रीशन वाला जो पार्ट होता है गुदा, यानी कि जो जहां से वो लेट्रिन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों परिवहन अंग एवं श्वसन नहीं होते। परिवहन अंग एवं श्वसन तंत्र विकसित नहीं होता है, परंतु दोस्तों इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा विकसित होता है। तो दोस्तों संघ एस्केलिमिन्थीस के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। यह कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पूर्णतः विकसित होता है संघ एस्केलिमिन्थीस में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये बनता है कि संघ एस्केलिमिन्थीस के जो जीव होते हैं इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों इनमें उत्सर्जन जो होता है वो प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होता है। प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होता है, तो इसको 100% आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों ये एक लिंगी जीव होते हैं, जैसे कि गोलकृमि, एस्केरिस, थ्रेडवर्म, वुल्चेरिया, इसके द्वारा फलेरिया होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नोट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे एंटेरियोबिसियस यानी कि पिनवर्म, थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो संडास का द्वार होता है, यानी कि दोस्तों जहां से वो लेट्रिन करते हैं वहां पर वो पाए जाते हैं। इनमें बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है, जलन होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती है। और कुछ बच्चे रात में बिस्तर पे पेशाब भी कर देते हैं। तो दोस्तों इनके लिए छोटे बच्चे जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं इनके लिए संघ एस्केलिमिन्थीस के जीव यानी कि विभिन्न कृमि जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों जो बच्चों में कृमि रोग होता है वह भी संघ एस्केलिमिन्थीस के अंतर्गत आते हैं, जिसकी टेबलेट भी खिलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे संघ एनालिडा पे। बिना देरी के डिस्कस करेंगे दोस्तों संघ एनालिडा पे। तो संघ एनालिडा जो होते हैं दोस्तों, मैं आज आपको संघ एनालिडा के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों जो गांव में जो केचुए होते हैं जिन्हें कि हम किसान का मित्र कहते हैं, ये संघ एनालिडा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। केचुए जिन्हें कि गेंडवार भी कहा जाता है बालाघाट जिले में दोस्तों, ये संघ एनालिडा के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रमुख लक्षणों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इनका शरीर जो होता है लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व और सममित व खंडों में बटा होता है। आपने देखा होगा दोस्तों गेंडवार, जिसका उपयोग आप मछली पकड़ने के लिए भी करते हैं, जिन्हें गल में फंसाकर हम मछली के लिए डालते हैं चारा बनाकर, और मछली उसे खाती है और गले में फंस जाता है। इस तरह से बहुत सारे लोग फिशिंग भी करते हैं दोस्तों। तो इनका शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सममित और खंडों में बटा होता है। तो ये जो गेंडवार होते हैं दोस्तों, जो केचुए कहते हैं, जिन्हें साइंस की भाषा में संघ एनालिडा के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में आपने 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा। इसके अलावा दोस्तों इनका शरीर लंबा, पतला और द्विपार्श्व, सममित व खंडों में बटा हुआ होता है। इसके अलावा दोस्तों इनका प्रचलन जो होता है मुख्यतः काइटिन के द्वारा
काइटिन से बने सीटी के द्वारा होता है। तो दोस्तों इनकी जो पाद होते हैं वो काइटिन की सतह होती है, काइटिन का कवर होता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी आहार नाल जो होती है वो पूर्णतः विकसित होती है। इनकी जो भोजन नलिका होती है पूर्णतः विकसित होती है। इसके अलावा दोस्तों ये मिट्टी खाते हैं और मिट्टी में वृद्धि करते हैं और ये किसान के मित्र भी कहलाते हैं और मिट्टी के सारे हानिकारक जीवों को खा करके मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ और ह्यूमस को बढ़ाते हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि केंचुए किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों ये संघ एनालिडा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम श्वसन जो होता है इनमें प्राय त्वचा के द्वारा होता है और कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे संघ एनालिडा के ऊपर। मैंने आपको बताया कि जो किसान के मित्र होते हैं केंचुए, इस संघ एनालिडा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका श्वसन प्राय त्वचा के द्वारा होता है परंतु कुछ जंतुओं में कुलोम के द्वारा होता है। इसके अलावा दोस्तों इनका रुधिर लाल होता है और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो साधारण होता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि केंचुआ का रुधिर कैसा होता है, तो दोस्तों केंचुआ का रुधिर जो होता है वो लाल रंग का होता है और उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क के रूप में होते हैं, यानी कि किडनी भी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इनके एग्जाम पर केंचुआ, जोक और नेरिस आदि होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि केंचुए में जो हृदय होता है वो 4 जोड़ी हृदय होते हैं और नेत्र नहीं होते, इनके नेत्र नहीं होते हैं दोस्तों। इनके जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, इस कारण इनका जो रक्त होता है वो लाल होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है। जिन मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उनको एनीमिया रोग हो जाता है और उन्हें आयरन की गोलियां दी जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी आंगनबाड़ी के द्वारा आयरन की टेबलेट्स प्रोवाइड कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं संघ आर्थ्रोपोडा के ऊपर। दोस्तों संघ आर्थ्रोपोडा जो होता है इसके अंतर्गत में दोस्तों मछली, झींगा मछली, तिलचट्टा, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी और टेड्डा आते हैं। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मच्छर होते हैं मच्छर वो कौन से वर्ग में आते हैं, इसके अलावा कौन से संघ में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो खटमल होता है खटमल, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, टिड्डी और झींगा मछली और तिलचट्टा, ये सभी जो होते हैं दोस्तों संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों डिटेल में संघ आर्थ्रोपोडा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख लक्षणों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ संघ आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, उदर और वक्ष, सिर, वक्ष एवं उदर। इसके अलावा दोस्तों इनके पाद जो होते हैं संधि युक्त होते हैं, मतलब कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा दोस्तों रुधिर जो होता है, इसमें जो रुधिर तंत्र होता है यानी कि परिसंचरण तंत्र जो होता है दोस्तों वो खुले प्रकार का होता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी देह गुहा जो होती है वो हिमोसिल कहलाती है। तो जो तिलचट्टा होता है दोस्तों, मच्छर जो होता है या खटमल जो होता है, इनकी जो देह गुहा होती है वो हिमोसिल कहलाती है। ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि अभी ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज हुआ है जिसके फॉर्म अभी भराए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि संघ आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं उनकी देह गुहा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इनकी देह गुहा को हीमोसिल कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों हीमोसिल कहा जाता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हीमोसिल कहा जाता है देह गुहा को, हीमोग्लोबिन का भी डिस्कस नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनके श्वसन अंग जो होते हैं ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स आदि श्वसन सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सतह से भी शोषण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जीव प्राय एक लिंगी होते हैं और निषेचन शरीर के अंदर होता है। तो दोस्तों मनुष्य की तरह ही ये भी एक लिंगी होते हैं और निषेचन शरीर के अंदर होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो होते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत तिलचिट्टा यानी कि दोस्तों चीटी और झींगा मछली, केकड़ा भी जो होता है दोस्तों संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी और टिड्डी होती है। इसके अलावा दोस्तों कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं दोस्तों। तो मधुमक्खी जो होती है दोस्तों या मक्खी जो होती है इनके 6 पाद और 4 पंख होते हैं। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कि कांकरोच के हृदय में कितने कक्षक पाए जाते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि कांकरोच में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों कांकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा इसके हृदय में 13 कक्षक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो काकरोच होता है लड़कियां काफी इनसे डरती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब काकरोच घर में निकलता है और उसको आप दबाओगे, थोड़ा सा प्रेस करोगे तो एकदम फुस से हवा निकलती है दोस्तों।
तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है और इसके हृदय के 13 कक्षक होते हैं जिसमें विभिन्न गैसें भरी होती है जो उनको दबाने पर बाहर निकलती है और फुस की आवाज आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चींटी चींटी जो होती है दोस्तों यह भी संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। एक सामाजिक जंतु होती है जो श्रम विभाजन को प्रदर्शित करती है। चींटियों में काफी एकता होती है दोस्तों, ये लाइन से एक दूसरे के पीछे जाती है और इनमें सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। अगर आप मीठे पदार्थ को नीचे गिरा देते हैं तो चींटियां जल्दी ही जमा हो जाती है। इसके अलावा एक के पीछे एक लाइन से जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी की इन्वायरमेंट की क्लास 5th की बुक पढ़ा होगा दोस्तों, तो वहां पर सुपर सेंस नाम का पहला चैप्टर है दोस्तों। उसमें यह बताया गया है कि चींटियों में सुपर सेंस पाया जाता है। वो अपने समूह की चींटी को खाली सूंघकर पहचान लेती है दोस्तों। तो चींटी में सुपर इंटेलिजेंसी भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दीमक जो होता है यह भी एक सामाजिक कीट है जो निवह यानी कॉलोनी में रहती है दोस्तों। दीमक जो होती है जो हमारी बुक को खा जाती है और हमारी पढ़ाई का नाश कर देती है दोस्तों। तो ये दीमक जो होती है दोस्तों इसे इंग्लिश में टर्मिट कहा जाता है दोस्तों। यह एक प्रकार का सामाजिक कीट है जो कि कॉलोनी में रहती है दोस्तों और पूरा एक खट्टे कबाड़ा कर देती है किताबों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्कस करेंगे अब संघ इकाई नोडमेट्रा के ऊपर। तो दोस्तों बिना देरी किए डिस्कस करेंगे संघ इकाई नोडमेट्रा के ऊपर। तो दोस्तों संघ इकाई नोडमेट्रा जो होता है इसके अंतर्गत में दोस्तों जेलीफिश, सेलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, स्टारफिश और रेजरफिश और बिटलफिश आदि आते हैं। तो दोस्तों संघ इकाई नोडमेट्रा के अंतर्गत सबसे ज्यादा फेमस जीव होता है दोस्तों स्टारफिश। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ इकाई नोडमेट्रा के अंतर्गत किन जीवों को रखा जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ज्यादातर समुद्री जीवों को रखा जाता है। और स्टारफिश के ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्टारफिश कौन से संघ के अंतर्गत आती है, जीव जगत के अंतर्गत। तो दोस्तों जो स्टारफिश होती है वो संघ इकाई नोडमेट्रा के अंतर्गत आती है। कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे संघ इकाई नोडमेट्रा के अंतर्गत आने वाले जीवों के विभिन्न प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संघ के सभी जंतु जो होते हैं वो समुद्री होते हैं और इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है दोस्तों। इनके अंतर्गत जो भी संवहन तंत्र पाया जाता है तो जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनका प्रचलन व भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं, यानी कि इनकी विभिन्न आर्म्स होती है जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो स्टारफिश होती है वो एक स्टार की तरह होती है। आपने देखा होगा स्टारफिश जो होती है दोस्तों वो एक स्टार की तरह होती है। 5 पाद होते हैं उसमें जिन्हें आर्म्स कहा जाता है और ये एक प्रकार के संवेदी अंग का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो विकसित नहीं होता है, इनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। तो इनमें पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता होती है दोस्तों। अगर स्टारफिश का एक अगर आर्म कट जाती है तो वो दोबारा से बन जाता है, ये पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपने छिपकली देखा होगा, छिपकली का जो पूंछ होती है वो कटकर गिर जाती है लेकिन फिर से पूंछ बन जाती है, ये पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संघ इकाई नोडमेट्रा के अंतर्गत विभिन्न समुद्री जीव आते हैं जैसे कि जेलीफिश, सेलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, स्टारफिश, हैगफिश, रेजरफिश और ब्रिटिल स्टार। तो ये ब्रिटिल स्टार जो होते हैं दोस्तों ये सारी संघ इकाई नोडमेट्रा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट दिया हुआ है, अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है, यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। तो अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है, यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। इसके बाद में दोस्तों मैं संघ मोलस्का के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों संघ मोलस्का जो है कंपटीशन एग्जाम में संघ मोलस्का से रिलेटेड विभिन्न क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं जो घोंगा को खाते हैं दोस्तों। घोंगा का जो मांस होता है काफी चिकना होता है, काफी कड़क होता है, खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। जिन लोगों ने खाया उनको पता होगा। तो संघ मोलस्का के अंतर्गत दोस्तों सीपी और घोंगा जैसे जीव आते हैं। तो दोस्तों संघ मोलस्का के अंतर्गत कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीपी जिससे मोती को निकाला जाता है और घोंगा जो होता है दोस्तों ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो आइए दोस्तों डिटेल में इनके लक्षणों के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों मुख्य लक्षण, पहला लक्षण होता है दोस्तों कि संघ मोलस्का के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों का शरीर जो होता है दोस्तों 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग व पाद। सिर, अंतरांग तथा पाद। इसके अलावा दोस्तों इनमें श्वसन जो होता है गिल्स और टीनिडिया के द्वारा होता है। संघ इनमें जो श्वसन होता है दोस्तों, जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स व टीनिडिया के द्वारा होता है। इसमें कवच जो होता है वो दोस्तों सदैव उपस्थित होता है। इसके अलावा दोस्तों इनमें जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट व
कठोर पदार्थ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी आहार नाल जो होती है वो पूर्णतः विकसित होती है। इनका जो रक्त होता है दोस्तों रंगीन होता है। संघ मोलस्का के जो जीव होते हैं दोस्तों, जैसे घोंघी जो होती है, सीपी जो होती है, इनका जो रक्त होता है वो रंगीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है। इसके अलावा दोस्तों इनका उत्सर्जन जो होता है वो वृक्क यानी किडनी के द्वारा होता है। उदाहरण जो है घोंघा और सीपी होते हैं। तो सीप से जो होता है दोस्तों मोती निकाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों डिस्कस करेंगे एक टेबल के ऊपर संघ मोलस्का के अंतर्गत दोस्तों कुछ प्रचलित जीवों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो सामान्यतः पूछे जाते हैं। जैसे जो गांव में जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं दोस्तों, उनके पास में जो पीयूसी होती है, बालाघाट महाराष्ट्र के करीब है दोस्तों, यहाँ के लोग पीयूसी रखते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं पैसा रखने के लिए पीयूसी रखते हैं। तो पीयूसी जो होती है दोस्तों हमारी दादी नानी के पास में जो होती थी, उसमें कौड़ी पाई जाती है दोस्तों। कौड़ी जो होती है दोस्तों, इसका उपयोग जो है गाँव में कुछ लोकप्रिय लोक खेलों में भी किया जाता है। तो ये कौड़ी जो होती है दोस्तों, ये एक मोलस्का का जीव होता है दोस्तों, जिसे सिप्रिया कहा जाता है। सिप्रिया को कौड़ी भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक कौड़ी जो होती है सिप्रिया मोलस्का का एक जीव होता है। इसके अलावा समुद्री नींबू जो होता है दोस्तों वो डोरिस को कहा जाता है। और श्रृंगमीन जो होता है जो ऑक्टोपस को कहा जाता है। ऑक्टोपस को आपने देखा होगा दोस्तों, इसमें एक सिर होता है और उसके कई सारे पाद होते हैं। ऑक्टोपस को आपने दोस्तों गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। ये बहुत ही आकर्षक आकृति होती है दोस्तों इसकी। इसके 8 ओरल आर्म होते हैं दोस्तों, जिसकी सहायता से ये संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं। इसे डेविल फिश भी कहा जाता है दोस्तों। इसे डेविल फिश यानी कि शैतानी मछली भी कहा जाता है दोस्तों। ऑक्टोपस जो होती है काफी डरावनी मछली होती है। इसे आप जो है गूगल पर सर्च मार के इसकी इमेज को देख सकते हैं दोस्तों। मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। इसे शैतानी मछली भी कहा जाता है। श्रृंगमीन यानी कि ऑक्टोपस भी कहा जाता है। और मछली को संस्कृत में मीन भी कहा जाता है दोस्तों। मीन कई लोगों की राशि भी होती है। इसके अलावा दोस्तों संघ मोलस्का के अंतर्गत समुद्री खरगोश भी आता है। इसके अलावा दोस्तों संघ मोलस्का के अंतर्गत एक अन्य जीव आता है जिसे कि एप्लीसिया भी कहा जाता है। ये समुद्री खरगोश होता है दोस्तों। इसके अलावा कुंडलिनी होता है जिसे उद्यान घोंघा भी कहा जाता है। तो जो उद्यान घोंघा होता है दोस्तों इसे कुंडलिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कटल फिश जो होता है ये भी सीपीए के अंतर्गत होता है। इसके अलावा दोस्तों नवरात्र का समय चल रहा है, आप सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पूजा पाठ में जो शंख बजाया जाता है वह भी एक प्रकार का जीव होता है जो कि संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है, जिसे सीपिया या कटल फिश भी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वो संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो कवच होता है दोस्तों वो हमेशा विद्यमान होता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संघ कार्डेट्रा के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों संघ कार्डेट्रा के ऊपर। दोस्तों संघ कार्डेट्रा के अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है, उन बहुकोषीय जीवों को रखा जाता है जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ संघ प्रोटोजोआ में एक कोषीय जीवों को रखा गया है। बाद में हमने जितने भी संघ पढ़े हैं दोस्तों वो सारे जो है बहुकोषीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों संघ कार्डेट्रा के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। संघ कार्डेट्रा के अंतर्गत दोस्तों गेम्बूसिया मछली को रखा जाता है। तो दोस्तों गेम्बूसिया मछली जो होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मच्छर मलेरिया फैलाते हैं उन मच्छरों के लार्वा को कौन सी मछली खा जाती है। तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मच्छरों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनका लार्वा होता है जिससे कि मच्छर पनपते हैं दोस्तों, उस मच्छर के लार्वे को गेम्बूसिया नामक मछली खा जाती है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और ये गेम्बूसिया मछली जो होती है दोस्तों ये संघ कार्डेट्रा के अंतर्गत आती है। तो संघ कार्डेट्रा के विभिन्न जीवों के लक्षणों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। संघ कार्डेट्रा के अंतर्गत जो जीव आते हैं इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है, नोटोकार्ड। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है, नालदार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वैसे ही संघ कार्डेट्रा के जीवों के अंदर भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो नालदार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, जो अवश्य ही पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों संघ कार्डेट्रा के वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग है। तो संघ कार्डेट्रा यानी मत्स्य वर्ग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इनके प्रमुख लक्षणों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला वर्ग होता है दोस्तों मत्स्य वर्ग, जिसे पीसेस कहा जाता है। तो दोस्तों पीसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे मत्स्य वर्ग के ऊपर। तो मत्स्य वर्ग में दोस्तों ये सभी असमतापी जंतु होते हैं, यानी कि इनके शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली नहीं होता है, वो चेंजेबल होता है। इसके अलावा दोस्तों इनका हृदय जो होता है
वो द्विवेशमी होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। तो इनका शरीर जो होता है दोस्तों, इनका जो हृदय होता है, इनका जो हार्ट होता है वो द्विवेशमी होता है, द्विवेशमी होता है जो केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। तो दोस्तों संघ कार्डेट्रा के अंतर्गत मत्स्य वर्ग में आने वाले जीवों का जो हृदय होता है वो अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें शोषण क्रिया के लिए क्लोम यानी कि गिल्स पाए जाते हैं। तो मछलियां जो शोषण करती है दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है मछली किससे शोषण करती है, तो गिल्स से करती है दोस्तों, जो जल में विलीन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है। कंकाल जो होता है दोस्तों उनका कार्टिलेज का उपास्थि का बना होता है। आप लोगों ने कतला मछली को देखा होगा, सिर में थोड़ी सी हड्डी पाई जाती है, इसके अलावा बाकी शरीर में कोई मछली नहीं हड्डी नहीं पाई जाती है, यानी कि इनमें हड्डियां नहीं होती है, यानी कि दोस्तों उपास्थि पाई जाती है। हड्डी का सेकंड पार्ट होता है उपास्थि, जो हड्डी से थोड़ा मुलायम होता है, तो इसे उपास्थि कहा जाता है दोस्तों। जैसे शार्क मछली, शार्क मछली के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, शार्क मछलियों को मछली का राजा कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंजर मछली होती है। 1 हेडेड, 2 हेडेड शार्क, 3 हेडेड शार्क, ऐसी आपने हॉलीवुड की हॉरर मूवीज देखी होगी दोस्तों। तो ये 2 हेडेड शार्क जो होती है इनमें कोई भी हड्डियां नहीं पाई जाती है, इनमें उपास्थि पाई जाती है। इसके अलावा स्कॉल्डियन जो होती है, स्कॉल्डियोडन जो होती है, यह भी एक प्रकार की मछली होती है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा रोहू मछली, कतला मछली और समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स, इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती है दोस्तों, इनमें उपास्थियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत हड्डियां भी पाई जाती है पर उपास्थि ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों डिस्कस करेंगे नोट, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली गैम्बूसिया जो होती है दोस्तों, ये भी संघ कार्डेट्रा के अंतर्गत आती है। इसके बाद में अब हम एम्फीबिया वर्ग के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे संघ एम्फीबिया वर्ग के ऊपर। दोस्तों संघ एम्फीबिया वर्ग के ऊपर भी बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। इसके अंतर्गत में मेंढक आते हैं, एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत मेंढक आते हैं जो कि टर्टर करते हैं दोस्तों। तो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले मेंढकों जैसे जीवों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो इनके प्रमुख लक्षणों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंढक किस वर्ग में आता है जंतु जगत के, तो ये एम्फीबिया वर्ग में आता है दोस्तों। ये सभी प्राणी जो होते हैं उभयचर होते हैं, यानी कि दोस्तों इनमें द्विलिंगी पाए जाते हैं। तो मेंढक तो उभयचर नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो उभयचर होते हैं। मेंढक उभयचर नहीं होता है दोस्तों, मेंढक जो है वो बाह्य एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य प्रजनन करता है दोस्तों। एक मेंढक दूसरे मेंढक के साथ संसर्ग करता है बाहरी रूप से, और उनके जो अंडे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और पानी में फिर वो नए मेंढक और टोड का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये असमतापी होते हैं, मतलब कि मेंढक जो होते हैं दोस्तों ये असमतापी होते हैं। ठंड के दिनों में मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और कई दिनों तक जिंदा रहते हैं, और मिट्टी के अंदर ही अपने शरीर के टेम्परेचर को कम करके, अपने शरीर को कम एनर्जी कंज्यूम करके कई दिनों तक मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं। इसके अलावा जब ये पानी में जाते हैं तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये थल में भी पाए जाते हैं। तो मेंढक जो होते हैं ये असमतापी होते हैं दोस्तों, इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों श्वसन जो होता है क्लोमो यानी गिल्स, त्वचा एवं फेफड़ों के द्वारा होता है। मेंढकों में जो श्वसन होता है दोस्तों वो त्वचा के द्वारा होता है। इनका हृदय जो होता है 3 वेशमी होता है, 2 अलिंद व 1 निलय होता है, उदाहरण मेंढक। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं दोस्तों कि मेंढक जो होते हैं वास्तव में मेंढक की जो टर्टराहट जो होती है दोस्तों, ये जो मेंढक की टर्टराहट होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेंढक की जो टर्टराहट होती है दोस्तों, फ्लो में थोड़ी सी एक गलती हो गई है। मेंढक जो होता है दोस्तों ये उभयचर होता है। मेंढक जो होता है क्या होता है, एक उभयचर होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि मेंढक जो होता है दोस्तों एक उभयचर प्राणी होता है, यानी कि ये जल में भी पाया जाता है, थल में भी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये एक लिंगी होता है और बाह्य प्रजनन करता है। इसके अलावा दोस्तों मेंढक जो होता है, मेंढक की टर्टराहट वास्तव में क्या होती है, तो दोस्तों एक नोट पॉइंट है, मेंढक की टर्टराहट वास्तव में मैथुन के लिए एक पुकार होती है दोस्तों। मेंढक जो होता है इसमें बाह्य प्रजनन होता है, तो जो नर या मादा मेंढक जो होता है वो अपने विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए टर्टराहट की आवाज को उत्पन्न करता है, जो वास्तव में उनके प्रजनन के लिए तैयार होने और उन्हें आकर्षित करने के लिए होती है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सरीसृप वर्ग के ऊपर। तो बिना देरी के डिस्कस करते हैं दोस्तों रेप्टिलिया वर्ग के ऊपर। तो रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत दोस्तों सारे सांप, छिपकलियां वगैरह आती है दोस्तों। तो रेप्टिलिया वर्ग के प्रमुख लक्षणों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो वास्तविक में स्थलीय कशेरुकी जीव होते हैं। ये असमतापी जंतु होते हैं दोस्तों, यानी ये वातावरण के अनुसार अपने शरीर के टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, यानी इनके 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिस्कस करेंगे अगले फैक्ट पे।
तो दोस्तों इनमें कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। इनका जो कंकाल होता है दोस्तों पूर्णतः अस्थिर होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें जो श्वसन होता है दोस्तों फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की कवच से ढके होते हैं। तो जो छिपकली अंडे नहीं देती है दोस्तों। तो इनका जो सांप जो होता है, सांप के जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढके होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका हृदय जो होता है सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ क्रोकोडाइल का जो हृदय होता है दोस्तों ये 4 कक्षीय होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस करेंगे हम विभिन्न जीवों के ऊपर। तो दोस्तों रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छिपकली और सांप किस संघ या वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे डिस्कस करेंगे मीसोजोइक युग को, मीसोजोइक यानी कि मध्यकाल को दोस्तों रेप्टाइल का युग कहा जाता है। डायनासोर इसी युग में थे, लेकिन टेम्परेचर की वृद्धि के कारण डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया। अब ये सिर्फ अवशेषों में बचे हैं दोस्तों। भारत के मध्य प्रदेश में डायनासोर का जो अवशेष है ये धार जिले में यहाँ पर उसका संग्रहालय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो होता है दोस्तों वो नागराज यानी किंग कोबरा, जो कि दोस्तों भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है, जिसे किंग कोबरा या नाग भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिसका मुख्य भोजन अन्य सर्प होते हैं। दोस्तों हमारे देश में नाग को पूजा जाता है, भगवान के रूप में माना जाता है। तो हमारे देश में दोस्तों इसकी संरक्षण भी किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम हिलोडर्मा। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे जहरीली छिपकली कौन सी होती है। दोस्तों मैंने आपको बायोलॉजी के पहले वीडियो में भी पढ़ाया है, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि विश्व की सबसे जहरीली छिपकली जो है वो हिलोडर्मा है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। आप बायोलॉजी की 12th की बुक में भी देख सकते हैं, ये फैक्ट दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है जो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। सर्वाधिक विषैली छिपकली मानी जाती है, मोस्टली पॉइजनस छिपकली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश भी कहते हैं। यह संसार का सबसे जहरीला सांप है। तो दोस्तों संसार का सबसे जहरीला सांप जो होता है उसे हाइड्रोफिश कहा जाता है। यह समुद्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की हाइड्रोफिश होती है। इसके अलावा दोस्तों भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप जो है वो किंग कोबरा है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम मेबुया बिल बनाने वाली छिपकली होती है जिसका प्रचलित नाम स्किंक होता है। स्किंक होता है। मेबुइया नाम की छिपकली जो होती है वो बिल बनाने वाली छिपकली होती है जिसका प्रचलित नाम स्किंक होता है। सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा या तेल ग्रंथियों के सदृश होती है। तो दोस्तों सांप जो होते हैं वो डसते हैं तो उनकी जो विष ग्रंथियां होती है वो तेल ग्रंथियां या वसा ग्रंथियां या मनुष्य की स्तन यानी जंतुओं की स्तनधारियों की स्तन ग्रंथियों की तरह होती है। मतलब कि उसमें विष का फव्वारा निकलता है दोस्तों, जब वो डसते हैं तो विष का फव्वारा निकलता है और विष दंत भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पक्षियों के पक्षी वर्ग एवेस पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एवेस के पक्षी वर्ग के विभिन्न लक्षणों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे पक्षी वर्ग एवेस के ऊपर बिना देरी किए। तो दोस्तों पक्षी वर्ग के अंतर्गत शुतुरमुर्ग आता है और इसके अलावा दोस्तों विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं। तो पक्षी या एवेस वर्ग के प्रमुख जीवों के लक्षणों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इनका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका हृदय जो होता है दोस्तों 4 वेशमी होता है, 2 अलिंद और 2 नीला होते हैं जैसे मनुष्य में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये समतापी होते हैं, यानी इनका शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंटली होता है। इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है दोस्तों। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पक्षियों का जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा होता है, तो फेफड़ा होता है, यानी कि इनमें भी दोस्तों फेफड़ा यानी लंग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका मूत्राशय जो होता है वो अनुपस्थित होता है। इनकी जो पोटी होती है वही पोटी के साथ ही मूत्र भी निकल जाता है, क्योंकि इनकी पोटी जो होती है दोस्तों वो थोड़ी सी नरम होती है। इसके अलावा दोस्तों इनमें शब्दिनी यानी कि श्रिंक्स, पक्षियों में वाद्य यंत्र भी पाया जाता है। श्रिंक्स जो होती है दोस्तों ये कौवा, मोर, चिड़िया और तोते में पाई जाती है, इसलिए मोर की आवाज जो है आपको काफी प्यारी लगती है, चिड़िया की आवाज भी आपको काफी प्यारी लगती है, तोते की आवाज, और कौवा तो आपको पता ही है दोस्तों काऊ काऊ करता है, क्योंकि उसके श्रिंक्स में जो वाक्य यंत्र पाया जाता है उसका जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तीव्रतम पक्षी अवाबिल है। अवाबिल जो है दोस्तों ये तीव्रतम पक्षी के रूप में जाना जाता है दोस्तों, अवाबिल। दोस्तों सबसे तीव्रतम पक्षी जो है वो अबाबिल को माना जाता है। दोस्तों ये वही पक्षी है जिसे अबाबिल पक्षी को माना जाता है, जिसे बाज कहा जाता है। आपने कुली मूवी देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन के हाथ के ऊपर बैठा रहता है अबाबिल। इसे खुदा
खुदा का पक्षी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे जन्नत की चिड़िया के नाम से भी मशहूर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अबाबिल यानी कि जो आपकी जो बाज पक्षी होता है दोस्तों, ये तीव्रतम पक्षी होता है और जब बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है दोस्तों तो बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होती है। वो माँ जो होती है अपने बच्चे को ऊपर से छोड़ देती है हजारों किलोमीटर, और वो जब नीचे गिरता है तो उसका पक्षी जो है बच्चा जो है वो उड़ना सीखता है। और बाज जो होता है दोस्तों वो उसे उकाब का पक्षी भी कहा जाता है। वो बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली, बलशाली और बहुत ही फुर्तीला होता है। वो खुदा का पक्षी होता है, वो जन्नत की चिड़िया कहा जाता है। तो यह अबाबिल पक्षी जो होता है दोस्तों, अबाबिल पक्षी जो होता है ये तीव्रतम पक्षी होता है और यह जो है दोस्तों हमारे पक्षी वर्ग एवेस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों पक्षी वर्ग के अंतर्गत न उड़ सकने वाले पक्षी जो होते हैं वो कीवी और एमू होते हैं। तो कीवी जो होता है दोस्तों ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के रहने वाले लोगों को कीवी पर्सन्स भी कहा जाता है, कीवी लोग भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एमू होता है दोस्तों, एमू जो होता है दोस्तों ये अंटार्कटिका में पाया जाने वाला एक न उड़ने वाला पक्षी होता है दोस्तों, जो कि दक्षिणी गोलार्ध की ओर पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दोस्तों वो सबसे बड़ी जीवित कोशिका होती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो है पद्मावत मूवी में भी शुतुरमुर्ग को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आर्कियोपिटेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है जो सरीसृप वर्ग तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था। पिटेरिक्स जुरासिक मूवी आपने जुरासिक बाग मूवी देखा होगा दोस्तों। तो ये जुरासिक युग का जो सर्व पुरातन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था, जिसे आर्कियोपिटेरिक्स कहा जाता है दोस्तों। यह भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा पेंगुइन चिड़िया जो होती है दोस्तों ये अंटार्कटिका में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। पेंगुइन जो होती है दोस्तों ये एक ऐसी चिड़िया होती है जो जल, थल, स्थल और बर्फ में पाई जाती है, जो अपना शिकार करके अपना भोजन यापन करती है, जीवन यापन करती है। इसके अलावा दोस्तों पेंगुइन चिड़िया होती है काफी आकर्षक होती है, बहुत अच्छी लगती है। इसे आप वॉलपेपर में भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर है। अलीपुर कोलकाता में है, जो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है दोस्तों, इसीलिए वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क है और भारत में अलीपुर में है, अलीपुर कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे अब हम मेलेमिया यानी स्तनी वर्ग यानी कि मनुष्यों की बात करेंगे दोस्तों हम। तो जंतु जगत के अंतर्गत मेलेमिया वर्ग के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट और धांसू क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो विभिन्न मेलेमिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले मनुष्य और विभिन्न जीवों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इनके त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां यानी कि पसीना वाली श्वेत ग्रंथियां व तैलीय ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों। ऑयल ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, मतलब कि कांस्टेंट ताप वाले भी होते हैं और गर्म ब्लड वाले भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका हृदय जो होता है वो 4 वेश में होता है, यानी 2 अलिंद और 2 नीलाए होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मनुष्य में मेलेमिया में इसमें दांत जो होते हैं जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इन्हें द्विवार दंती जीव भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा को छोड़कर, यानी ऊंट और लामा जो होते हैं दोस्तों ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं यानी अपवाद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, मनुष्य में बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, आपके कर्ण जो होते हैं वो बाहर निकले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा हुआ है, जैसे मैं बात करूंगा प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथीरिया। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं सभी के बारे में डिटेल में। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों मेलेमिया वर्ग के उन जीवों को किस वर्ग में रखा जाता है जो अंडे देते हैं। तो दोस्तों उन्हें प्रोटोथीरिया वर्ग में रखा जाता है, जैसे कि एकेडिना प्लेटिपस ये जो होते हैं प्रोटोथीरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो अंडे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मेटाथीरिया की, तो मेटाथीरिया के अंतर्गत अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। उदाहरण बात करूंगा दोस्तों कंगारू जो होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन लोगों को कंगारू कहा जाता है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। इसके अलावा दोस्तों कंगारू लोग जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया कई बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, वो काफी फुर्तीले होते हैं, वैसे कंगारू भी काफी फुर्तीले होते हैं दोस्तों। कंगारू का जो बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो मात्र 2 या 4 इंच का होता है, जो माँ के पेट में ही एक थैली होती है जिसे मार्सुपियल थैली कहा जाता है, वहीं पर विकसित होता है, और वो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं कंगारू, इसीलिए इन्हें मेटाथीरिया कहा जाता है। तो इस फैक्ट को याद रखना है दोस्तों। ऐसे जीव जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं मेटाथीरिया कहलाते हैं, जैसे कि कंगारू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा यूथीरिया की। यूथीरिया के अंतर्गत उन सभी
यूथीरिया के अंतर्गत उन सभी मेलिमिया स्तनी वर्ग के जीवों को लाया जाता है जो पूर्ण विकसित जंतुओं या शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य जो होता है दोस्तों वो यूथीरिया मेलिमिया वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देता है। 9 महीने हमारी माँ हमें पेट में रखती है और उसके बाद हमारा जन्म होता है और हम आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है दोस्तों, लेकिन बकरी का जो मांस होता है दोस्तों ठंडा होता है। जिन लोगों की तासीर ठंडी हो बकरी का मांस ना खाए दोस्तों, क्योंकि उससे लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है और शरीर में फफोले आ जाते हैं, चेहरा फूल जाता है। तो दोस्तों ये ठंडा मांस होने के कारण हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, इसीलिए बकरी का मांस जो है सोच समझ के खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनीय। तो दोस्तों डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनीय। इसके अलावा दोस्तों समुद्री व्हेल में लिम्ब और फ्लीपर में परिष्कृत होते हैं। तो दोस्तों समुद्री नीली व्हेल जो होती है ये एकमात्र एक ऐसी मछली होती है जिसे स्तनी वर्ग मेलिमिया के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देती है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप लोगों के बहुत ही इंटरेस्टिंग और धांसू कमेंट आ रहे हैं, पढ़ करके मुझे बहुत उत्साह मिलता है। ऐसे ही धांसू और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। मेरे ऐसे ही धांसू और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार, खुदा हाफिज दोस्तों।